हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 4 के अंतर्गत संक्षिप्त नोट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं में प्री एवं मेंस, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक के संक्षिप्त नोट्स को डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा कंप्लीट आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 के शॉर्ट नोट्स को भी 4 भागों में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं, तो उनको संक्षिप्त नोट्स की वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक को फॉलो करके आसानी से वीडियोज को देख सकते हैं। तो आप लिंक को फॉलो करके पहले उन वीडियोज को देख लें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत पार्ट 4 है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग दिए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज अंतिम भाग है और पार्ट 3 भी अंतिम है। तो पार्ट 3 के अंतर्गत अध्याय 7 को देखेंगे। जो पार्ट 3 है वो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव के संबंध में प्रावधान करता है। तो इसके अंतर्गत जो अध्याय 7 है वो सबूत के भार के विषय में प्रावधान करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो धारा 101 से लेकर 114 तक में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में दिया गया है। तो धारा 101 है सबूत का भार। तो सबूत का भार किस पर होगा, इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं इनको देख लेते हैं। कि सबूत का भार आरंभ और निरंक हस्ताक्षर, सबूत का भार तथा साबित करने का भार और सकारात्मक भार, बेनामी के मामलों में भार, जब कुछ साक्ष्य पेश किया जा चुका हो तब सबूत का भार, प्रतिपक्षी के जो साक्ष्य की कमजोरी का फायदा है उसको नहीं उठाया जा सकता है, बचाव साबित करने में असफलता हो, चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन में सबूत का भार, रेलगाड़ी से गिरकर मृत्यु हो जाने के संबंध में सबूत का भार किस पर होगा, गलत पक्षकार पर भार डालना, साक्षी पेश करने में असंभवता जताता हो तब सबूत का भार। तो जो धारा 101 है इसमें सबूत का भार कभी परिवर्तित नहीं होता है। धारा 102 है सबूत का भार किस पर होता है, ये प्रावधान करती है। तो सामान्यतः सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि सकारात्मक पहलू लेता है या सकारात्मक पहलू का दावा करता है, कि यदि वो चाहता है कि न्यायालय उसके तथ्य में विश्वास करे तो सबसे पहले उसको ही साबित करना होगा। तो जैसे कि संयुक्त परिवार संपत्ति अथवा स्व अर्जित संपत्ति के संबंध में सबूत का भार, चेक की अनादर की दशा में सबूत का भार, बलात्कार के मामलों में संपत्ति साबित करने का भार, विवाह का सबूत का भार साबित करने पर किस पर होता है। धारा 102 जो है वो सबूत के भार के संबंध में है। तो धारा 102 में सबूत का भार जो है वो परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट सेक्शन है 103, धारा 103 विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत के भार के संबंध में प्रावधान करती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि किसी भी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है चूंकि न्यायालय से ये चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करें, या जब तक कि किसी विधि के द्वारा उपबंधित ना हो उस तथ्य के सबूत का भार किसी भी विशिष्ट व्यक्ति पर ही होगा। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 104, जो कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किए जाने हों उसे साबित करने का भार। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऐसे तथ्य को साबित करने का भार कि जिसका साबित किया जाना किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने के लिए आवश्यक है, तो उस व्यक्ति पर होगा जो साक्ष्य देना चाहता है। नेक्स्ट धारा है 105, ये साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसको प्री एंड मेंस दोनों एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनको देख लेते हैं एक बार। जो कोई व्यक्ति किसी भी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो मामले भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 जनरल एक्सेप्शन, जो अध्याय 4 है जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवादों के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में आता है, तो साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको देख लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 105 है वो सिर्फ आपराधिक मामलों में ही लागू होती है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो धारा 105 है इंडियन एविडेंस एक्ट की वो सिर्फ क्रिमिनल मामलों में ही लागू होती है, सिविल मामलों में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 के जो अध्याय 4 है साधारण अपवादों के अंतर्गत जो कोई अभियुक्त न्यायालय से चाहता है कि वे उसके तथ्य एवं परिस्थितियों के अस्तित्व पर विश्वास करे, तो ये साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व पर विश्वास किया जाए। नेक्स्ट जो धारा है 106 है विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। तो जो विशेष तथ्य होंगे उनका साबित करने का भार। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं
जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। जैसे कि प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा के संबंध में सबूत का भार, लाइसेंस युक्त पिस्तौल के बारे में ज्ञान है, तथ्य प्रमाण के संबंध में वाहक अधिनियम के अंतर्गत स्थिति क्या है, सब हटाने वाले व्यक्ति के संबंध में नशीली चीजों का कब्जे से मिलना या कब्जे में होना, अभिरक्षा में मृत्यु, उत्तरजीविता तथा मृत्यु की अवधारणा, उत्तरजीविता की अवधारणा या मृत्यु साबित करने का भार जो आदि हैं वो धारा 106 के अंतर्गत स्पेशल फैक्ट जो है उनको साबित करने के भार के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसकी जो इम्पोर्टेंस मैक्सिम है, जो सूक्ति है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, प्री में तो उसको पूछा ही जाता है। रेप्स इप्सा लेक्यूटर, घटना स्वयं बोलती है। रेप्स इप्सा लेक्यूटर का जो तात्पर्य है कि घटना स्वयं बोलती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 106 है वो रेप्स इप्सा लेक्यूटर पर आधारित है। तो रेप्स इप्सा लेक्यूटर का जो तात्पर्य है कि स्वयं प्रमाण के सिद्धांत पर आधारित है। तो धारा 106 जो है इसकी जो इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स है इसको आप याद रखें। नेक्स्ट सेक्शन है 107, धारा 107, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन्स नोन टू हैव बीन अलाइव विदिन 30 ईयर्स, यानी 30 वर्ष के भीतर जिस व्यक्ति को जीवित होना देखा गया है तो ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जीवित है, तो जीवन की अवधारणा की जाएगी। धारा 107 में और धारा 108 में मृत्यु की अवधारणा है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस को समझ लें कि जब धारा 107 हो तो उसमें 30 वर्ष की बात कही गई है और धारा 108 हो तो उसमें 7 वर्ष की बात कही गई है। तो इसमें याद करने के लिए आप याद रखें कि 107 में 30 वर्ष है और 108 में 7 वर्ष है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं धारा 107 के, इनको देख लेते हैं कि जीवित होना ज्ञात है और मृत्यु की अवधारणा नहीं है। तो 30 वर्ष के भीतर जीवित व्यक्ति की जो अवधारणा की जाएगी तो उसकी जीवन की अवधारणा की जाएगी। साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि व्यक्ति मर गया है। यदि 30 वर्ष के भीतर जीवित देखा गया है तो जीवन की अवधारणा की जाएगी। और जो दूसरी धारा है 108, ये साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है तो जीवित है या नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जीवित है या मर गया है, जब प्रश्न यह हो तो उसके संबंध में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है तो मृत्यु की अवधारणा की जाएगी। यदि 7 वर्ष से किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना गया है तो उसकी सिविल डेथ मानी जाएगी। तो ऐसे मामलों में प्रश्न हो कि व्यक्ति के संबंध में 7 वर्ष से नहीं सुना गया है तो उसकी सिविल डेथ मानी जाएगी और मृत्यु की अवधारणा की जाएगी। तो उसकी जो कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो व्यक्ति जीवित है तो साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि जीवित है। तो धारा 108 में मृत्यु की अवधारणा की जाएगी। जैसे कि बीमे के मुकदमे में है कोई व्यक्ति 7 वर्ष से नहीं मिल रहा है तो माना जाएगा कि उसकी सिविल डेथ हो गई है, तो उसमें बीमा क्लेम किया जा सकता है। संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों आदि में यदि किसी व्यक्ति के संबंध में 7 वर्ष से नहीं सुना गया है तो उसके जो लीगल हेयर्स होंगे वो उत्तराधिकारी के रूप में मामले में आ जाएंगे। तो इससे संबंधित जो एक इम्पॉर्टेंट केस ला है जो सबसे ज़्यादा प्री और मेंस दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली इलाहाबाद का मामला है, 1911 का है, जो धारा 107 एवं 108 के संबंध में लीडिंग केस है। तो इसको आप देख लें। दूसरी धारा है 109, भागीदारी और भूमि स्वामी और अभिधारी और मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार किस पर होगा। तो साबित करने का भार जो है परिस्थितियों के बने रहने की अवधारणा और स्वामित्व के सबूत के संबंध में होगा। इन तीनों परिस्थितियों को देखा जाएगा। नेक्स्ट है धारा 110, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। तो टाइटल के संबंध में जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, तो जब मालिक का कब्जा ना हो या सद्भाव का सबूत, तो इसके संबंध में। नेक्स्ट है धारा 111, उन व्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। तो विश्वसनीय संबंधों में पाने वाले पर सबूत का भार होगा। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ अपराधों के बारे में अवधारणा, समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पक्षकारों पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। नेक्स्ट धारा है 111, ये कुछ अपराधों के बारे में अवधारणा। और धारा 112 है विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजु का निश्चायक सबूत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्हीं धाराओं को डिस्क्राइब किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मेंस और प्री में पूछा जाता है, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। बाकी आप जो सेक्शन छूटे हैं उनकी सिर्फ हेडिंग्स को ही याद कर लें। तो धारा 112 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि विवाहित स्थिति के दौरान में बच्चे का अगर जन्म होता है तो उसको धर्मज माना जाएगा, अधर्मज माना जाएगा, इसके संबंध में निश्चायक सबूत देती है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं कि उपधारणा की शर्तें क्या हैं। तो पहला ये कि विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए एक दूसरे तक पहुँच का अर्थ ये है कि रक्त परीक्षण, DNA टेस्ट, नसबंदी तथा धर्मत्व की उपधारणा, बलात्कार के मामलों में
दंपत्ति जो हैं उनका डीएनए टेस्ट के द्वारा सबूत क्या है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि डीएनए जांच कराएं, सबूत का स्तर क्या रहेगा, भरण पोषण आवेदन पत्र में भी क्या हो सकता है, तो जन्म का जो आधिकारिक अभिलेख है उसको देखा जाएगा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, धारा 112 जो है मिश्रित उपधारणा पर आधारित है, क्योंकि इसका खंडन किया भी जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है वह बच्चा मेरा नहीं है, तो वो इस विधि के अनुसार ही उसका खंडन कर सकता है। वो ये चीज़ दिखा सकता है कि जिस समय बच्चे का गर्भाधान किया गया था तो उस समय उसकी पहुंच संभव नहीं थी, तो उस आधार पर उसका खंडन किया जा सकता है, अन्य आधार पर इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, या फिर डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। तो ये धारा जो है वो मिश्रित उपधारणा पर आधारित है, खंडन किया भी जा सकता है और नहीं भी। तो धारा 113 राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण के सबूत के संबंध में है। तो जो धारा 113 है वो निश्चायक सबूत से संबंधित है। इसके संबंध में किसी भी जो सबूत दिया गया है उसका खंडन नहीं होगा, क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। जो कि किसी भी राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण के सबूत के संबंध में होगा तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। धारा 113 ये कहती है कि किसी भी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में अवधारणा है। तो सेक्शन 130 ये जो है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट्स ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन के संबंध में है। तो धारा 113 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है वो धारा 498 आईपीसी की जो धारा है 498 ए पर आधारित है। यदि विवाहिता स्त्री द्वारा विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की जाती है तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसके पति या नातेदार जो हैं उनके द्वारा हत्या की गई है। तो यदि किसी भी विवाहित महिला जो कि 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लेती है तो जो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसके पति या नातेदार के द्वारा क्रूरता के की गई और उसके द्वारा उसने आत्महत्या की है, तो ये अवधारणा खंडनीय अवधारणा है, इसका भी खंडन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो धारा है 113 बी है दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा। तो धारा 113 बी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इसके जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी के समान है। तो इसके जो कारण तथा उद्देश्य हैं जैसे संशोधन का प्रभाव, मृत्यु के कुछ पूर्व उपधारणाएं, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत। तो धारा 113 बी जो है वो मिश्रित उपधारणा मिक्स्ड प्रिजम्पशन पर आधारित है। नेक्स्ट सेक्शन है 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व को अवधारित कर सकेगा, तथ्य जिन्हें उपधारणा के लिए ध्यान में लेना है। सह अपराधी जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 133 में दिया गया है, विधिमान्य होने की उपधारणा, न्यायिक तथा पदीय कार्यों के बारे में उपधारणा, विवाह की उपधारणा एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 122 है उसमें दिया गया है। दूसरा विवाह बाइगेमी के संबंध में जो कि आईपीसी का सेक्शन 494 है, दो विवाह के संबंध में। रूढ़ी विवाह के संबंध में साथ साथ रहने का रिश्ता, पत्रों का परिधान तथा नोटिस की तामील, चेक का नादरण आदि का नोटिस, प्रतिकूल निष्कर्ष, चोरी के माल की बरामदगी, संपत्ति की प्रकृति क्या है, साक्ष्य पेश करने से इनकार करना, विशेषाधिकार का दावा करना, गवाहों को पेश न करना, साक्ष्य को दबाना, विलोपन जो कि आईपीसी के सेक्शन 201 में दिया गया है, साक्ष्य को मिटाना, अपराध से उत्पन्न सिविल कार्रवाई, सब विच्छेदन, पोस्टमार्टम, डॉक्टर को पेश न करना, बलात्कार के मामलों की उपधारणाएं, वैदिक उपधारणाएं आदि जो हैं वो धारा जो है 114 के अंतर्गत अस्तित्व है उसको उपधारणा न्यायालय कर सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है धारा 115 से 17 तक जो है विबंध के संबंध में है। तो विबंध के संबंध में इस सेपरेट चैप्टर दिया गया है, अध्याय 8 दिया गया है जो कि स्टॉपल के बारे में प्रावधान करता है। तो 115 से 117 तक स्टॉपल के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 115 जो कि विबंध की जो परिभाषा दी गई 115 में, जब किसी व्यक्ति ने अपनी घोषणा या कार्य या लोभ के द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को साक्ष्य से विश्वास कराया या कर लेने दिया, और यदि उस व्यक्ति ने विश्वास में आकर कोई कार्य कर दिया है तो विश्वास कराने वाले व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो जो है दूसरे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि ए ने बी को साक्ष्य से विश्वास कराया कि एक अमुक भूमि जो है वो उसकी है, ए की है, और बी ने बी से क्रय करने को कहा। तो बी ने विश्वास कर लिया कि ए की भूमि है और ए की भूमि को क्रय कर लिया, जबकि भूमि ए की नहीं थी, उसके पिता की थी, और बाद में जो भूमि है वो ए की संपत्ति हो जाती है। अब ए इस आधार पर विक्रय को पास कराना चाहता है कि विक्रय के समय उसका जो हक है उस भूमि में नहीं था, तो ए को अपने हक का जो अभाव है उसको साबित करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर विबंधन का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो जो विबंधन का सिद्धांत है किस पर किन किन में लागू होता है, उसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं।
जैसे कि व्यपदेशन के मामलों में, शिक्षा संस्थानों में विबंध। व्यपदेशन तथ्यों का न कि विधि का होना चाहिए। अभिवचनों द्वारा व्यपदेशन, व्यपदेशन पर प्रभाव तथा विश्वास तथा स्थिति परिवर्तन क्या है, नौकरी से निकाले जाने पर विबंध, रोजगार की समाप्ति, पारिवारिक विभाजन, वचनात्मक विबंध, आवंटन का निरसन, सरकार तथा इसके अधिकरणों के विरुद्ध वचनात्मक विबंध, समझौते के लिए प्रार्थना, संविदा के अंतर्गत दावों के बारे में व्यवस्था है, इसमें विबंध लागू होगा। आयकर नक्शे से संबंधित विबंध, संयुक्त स्वामित्व वाले फ्लैट कर्मचारियों की भर्तियों के संबंध में विबंध होगा। व्यापार चिन्ह के लंबे काल के लिए प्रयोग, अनुप्रमाणन द्वारा विबंध, विवादक विबंध अधिनियम के विरुद्ध विबंध नहीं होता है, संप्रभु कार्यों के विरुद्ध भी विबंध नहीं होता है। अभिधारिता कब्जादारी का विबंध, अभिवचनों द्वारा विबंध, कुछ विशिष्ट विबंध, तो इन सब में जो है विबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। नेक्स्ट धारा है 116 अभिधारी और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुत्तरधारी के विबंध। तो जो स्थावर संपत्ति के अभिधारी हैं या अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को जो विधृत किया गया है या चालू रहते हुए कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आया है तो भूस्वामी को इसका प्रख्यान न करने दिया जाएगा कि कब्जे की अनुज्ञप्ति के समय अभिधारी का हक नहीं था। तो धारा 117 जो है विनिमय पत्र की प्रतियोगिता का उपनीति या अनुज्ञप्तिधारी के विबंध। तो धारा 115 से 117 तक में विबंध के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट केसला है पिकट बनाम सीएस का है, जो कि फर्स्ट केसला था विबंध के संबंध में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसला है। दूसरा है सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ 1989 का है। इसमें प्रावधान किया गया था कि जो विबंध का प्रावधान है वो सिर्फ सिविल ही मामलों में लागू होता है, आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता है। तो विशेष रूप से इस बात को आप लोग याद रखें कि जो विबंध का सिद्धांत है वो सिविल मामलों में ही लागू होता है, आपराधिक मामलों में नहीं। नेक्स्ट केस ला शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र राहा का मामला, ये भी विबंधन से संबंधित है। और पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर का मामला भी विबंध से संबंधित है। तो ये चारों जो इम्पोर्टेंट केसला हैं इनको प्री एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ में मेंस एग्जाम में भी लिखने को आता है। नेक्स्ट चैप्टर है 9 जो कि साक्ष्यों के विषय में है, जो कि धारा 118 से 134 तक में विस्तारित है। तो धारा 118 है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो धारा 118 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे सिवाय उनके किनके, जो से कि जड़ व्यक्ति हैं या निर्बुद्ध व्यक्ति हैं या अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो कि प्रश्नों को समझने में असमर्थ हैं, जिनसे कि कोई कुछ उनसे प्रश्न पूछा जाता है वो उसका उत्तर सही नहीं दे पाते हैं, तो वो साक्ष्य देने में असमर्थ कहे जाएंगे। शिशु जो कोमल वयस्क हैं, जो कि उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको उत्तर देने में वो असमर्थ हैं। पागल या शरीर या मन के रोगी व्यक्ति जो कि उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो ये इन व्यक्तियों के सिवाय सभी व्यक्ति जो हैं वो साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। पागल या मन के शरीर जो रोगी व्यक्ति हैं वो साक्ष्य देने के लिए अक्षम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो पागल व्यक्ति है या जो मानसिक रूप से बीमार है तो कभी कभी वो अस्वस्थ हो जाता है, उस स्थिति में दिया गया साक्ष्य ग्राह्य होगा, सुसंगत होगा, तो उस समय वो दे भी सकते हैं, और जब पागल की स्थिति होंगे तो नहीं दे सकते हैं। धारा 119 साक्षी का मौखिक रूप से संशोधित करने में असमर्थ होना। तो धारा 119 डम विटनेस यानी कि जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उन साक्षियों के बारे में प्रावधान करती है। तो धारा 119 जो है डम विटनेस से प्रख्यात है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वाद या कार्रवाई का जो पक्षकार है, कोई भी व्यक्ति जो गूंगा है, साक्ष्य जो बोलने में असमर्थ है तो साक्ष्य देता है। तो यदि साक्ष्य लिखकर या संकेतों के द्वारा या कि चिन्हों के द्वारा या किसी भी प्रकार से जिस तरीके से भी बोधगम्य बना सकता है और खुले न्यायालय में देता है तो उसके जो साक्ष्य हैं उसको मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। यदि वो लिखकर देगा तो उसको दस्तावेजी नहीं कहेंगे, उसको भी मौखिक मानेंगे। या किसी संकेतों के द्वारा देगा तो उसको भी मौखिक माना जाएगा। तो किसी भी प्रकार से यदि वो बोधगम्य बनाता है तो उसको ओरल एविडेंस ही कहा जाएगा। धारा 119 से प्रावधान करती है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गूंगे व्यक्ति के द्वारा लिखकर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य है या मौखिक साक्ष्य है। तो इसके संबंध में काफी लोग लिखा हुआ साक्ष्य समझकर दस्तावेजी साक्ष्य कर देते हैं, जबकि वो मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। तो सेक्शन 19 से संबंधित जब भी प्रश्न आए तो इस बात को आप याद रखें कि चाहे साक्ष्य किसी भी तरीके से दिया गया हो तो वो 119 में जो हो साक्ष्य होगा वो ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 120 धारा 120 सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अध्याधीन व्यक्ति की पति या पत्नी के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, पति या पत्नी किसी भी सिविल वाद की कार्रवाई में सक्षम साक्षी हैं तो दांडिक कार्रवाई में भी किसी भी व्यक्ति के पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे या होंगी। धारा 121 जो है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान करती है। तो न्यायाधीश सक्षम साक्षी तथा सुरक्षा के संबंध में प्रावधान दिया गया है। उनको विशेषाधिकार
संसूचनाएं हैं, तो संसूचनाएं जिनका प्रकट करना वर्जित है उनको प्रकट करने के लिए उनको विवश नहीं किया जा सकता है। तो धारा 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को विशेषाधिकृत संसूचनाएं दी गई हैं, कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाओं के संबंध में है। तो विवाह के दौरान में जो संसूचनाएं कम्युनिकेशंस किए जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्रकटीकरण और सुरक्षित हैं, तो ये कब सुरक्षित नहीं है, इसके संबंध में जो प्रावधान है, संसूचना के अतिरिक्त कार्य हो तब सुरक्षित नहीं है, पर व्यक्तियों के द्वारा साक्ष्य में सुरक्षित नहीं है, विशेषाधिकार का अवित्यजन किया गया हो, विवाह के पक्षकारों के मध्य हैं, आपराधिक या सिविल कार्रवाई में हो। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसे प्रकट न करने का विशेषाधिकार, पुलिस दस्तावेज, पुलिस अन्वेषण, आयकर रिकॉर्ड, अविश्वसनीय साक्षी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट केसला है धारा 123 का, SR मुंबई बनाम भारत संघ का मामला है, जो कि 1994 सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये धारा कहा गया था कि धारा 123 एवं 124 में जो निहित विशेषाधिकार हैं वो भिन्न स्वरूप के हैं। अनुच्छेद 74 सब क्लास 2 से निश्चित होकर इनको क्लेम किया जा सकता है। धारा 124 शासकीय संसूचनाओं से संबंधित है। किसी भी लोक ऑफिसर्स को संसूचना प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा यदि वे समझता है कि संसूचना के प्रकटीकरण से लोक हानि होगी या सरकारी अधिकारियों को विश्वास पर दी गई संसूचनाओं को प्रकटीकरण से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 125 अपराधों को करने के बारे में जानकारी। किसी भी लोक ऑफिसर को अपराध के संबंध में मिली जानकारी पाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि जानकारी कहाँ से मिली है। तो धारा 125 से प्रावधान करती है कि कोई भी लोक ऑफिसर जो है उसको किसी भी जानकारी के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसने जो जानकारी प्राप्त की है उसको कहाँ से मिली है, इसके लिए उसको विवश नहीं किया जाएगा। धारा 126 प्रतीक संसूचनाओं के संबंध में है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो कक्षीकार द्वारा वकील को बताई गई बातें सुरक्षित हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये जो वकील और वकील के मुवक्किलों पर लागू होती है। तो उनमें कुछ जो उनके मध्य जो दौरान की गई बातें हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो कक्षीकार द्वारा वकील को बताई गई बातें सुरक्षित हैं। वकील के प्रति संसूचना है, कक्षीकार की हैसियत से संसूचना है। वकील तथा कक्षीकार का संबंध समाप्त होने पर भी प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी कक्षीकार है और वकील जो उसका संबंध है, पहले तो संबंध था बाद में उसको समाप्त हो जाता है, तो कोई वकील या कक्षीकार चाहे तो संसूचना को प्रकटीकरण नहीं कर सकता है उसका। अवैध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संसूचना, नियोजन के प्रारंभ के बाद अपराध का कपट, कक्षीकार की अभिव्यक्ति अनुमति, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य, वकील द्वारा कक्षीकार पर फीस के लिए बात, वकीलों के सही सहायकों पर भी लागू होती है धारा। जो ये धारा 126 है वकीलों के जो सहायक हैं उन पर भी लागू होती है। मुख्तार नामा जिनको लिखा गया उन पर भी लागू होती है। साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अविवेचन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट धारा 127, धारा 126 दुबासियों आदि को लागू होगी। धारा 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं में उद्यत होने से विशेषाधिकार के संबंध में अभिव्यक्त नहीं होगा, यह प्रावधान किया गया। धारा 129 विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। सेक्शन इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन 129 है वो ये प्रोविजंस करता है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। तो विधिक सलाहकारों से जो गोपनीय संसूचनाएं हैं उनके संबंध में प्रावधान दिया गया है। किसी भी साक्षी से उसके हक विलेखों के बारे में प्रश्न करना, किसी भी साक्षी एवं विधिक सलाहकारों के मध्य हुई संसूचना या कि जो कि न्यायालय में प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो कोई भी हक विलेख हो उसके संबंध में प्रश्न हो या विधिक सलाहकारों के मध्य में कोई भी संसूचना हुई है तो न्यायालय में प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा विधिक सलाहकारों को, जो कि लीगल एडवाइजर्स होंगे। धारा 130 जो कि साक्षी पक्षकार नहीं है उनके हक विलेखों का पेश किया जाना, ऐसे दस्तावेजों को पेश करवाना जो कि किसी अन्य के हाथ में या विशेषाधिकृत हों उनको पेश किए जाने के संबंध में प्रावधान करती है कि उनको कब पेश नहीं किया जाएगा। धारा 131 उन दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कि कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था या करता है, तो विश्वसनीय साक्षी जो होगा उसके संबंध में धारा लागू होती है। धारा 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश करना तथा सुरक्षा, सह अपराधी का परिसाक्ष्य क्या है, सह अपराधी के बारे में विधिक नीति क्या है। धारा 133 सह अपराधी के संबंध में प्रावधान करती है। सह अपराधी के बारे में दो उपबंध दिए गए हैं। सह अपराधी किसे कहते हैं, तो पहला है कि सावधानी का सिद्धांत क्या है। सावधानी के सिद्धांत का इंग्लैंड में निराकरण रिश्वत
देने वाले की परिसाक्ष्य क्या है, बलात्कार से पीड़ित का परिसाक्ष्य। तो इससे इम्पोर्टेंट जो केस ला है डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977 का केस ला है, जो कि धारा 133 पर आधारित है। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 134 साक्ष्यों की संख्या। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या आवश्यक नहीं है। इसमें जो एक सिद्धांत ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि साक्ष्य को तौला जाए गिना ना जाए, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विधिक विद्युत जमाव एवं अकेले साक्षी के संबंध में जो धारा 134 है वो लागू होती है। नेक्स्ट अध्याय है 10, अध्याय 10 है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, क्योंकि धारा 135 से 166 तक में विस्तारित है। तो धारा 135 साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। तो साक्ष्यों का पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम चाहे भी सिविल हो या आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित हो, विधि और पद्धति किसी भी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगी। ग्राह्यता का निश्चय न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। तो क्योंकि धारा 136 जो है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे, ये प्रावधान करती है। तो धारा 136 जो प्रावधान करती है कि न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता का निश्चय करेंगे जब दोनों पक्षकारों में कोई भी पक्षकार साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश पूछ सकेगा कि तथ्य किस प्रकार सुसंगत है। यदि न्यायाधीश समझता है कि तथ्य साबित हो गया है तो साक्ष्य सुसंगत होगा, तो ये उस साक्ष्य को ग्राह्य करेगा। यदि अन्यथा नहीं है तो धारा 5 व्यवहारिक तथ्यों सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देने के लिए एवं धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होगी, या धारा 148 न्यायालय निश्चय करेगा कि प्रश्न कब पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, से संबंधित है। नेक्स्ट जो धारा है 137 मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो जो मुख्य परीक्षा है इसकी जो तात्पर्य है कि साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है तो वो मुख्य परीक्षा कहलाती है। और प्रति परीक्षा साक्षी की प्रतिपक्षी जो दूसरी पार्टी होती है उसके द्वारा की गई परीक्षा प्रति परीक्षा कहलाती है। और पुनः परीक्षा ये होती है कि साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद बुलाने वाले द्वारा परीक्षा करना पुनः परीक्षा कहलाती है। तो धारा 137 जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन की डेफिनेशंस को बताती है। और धारा 138 में प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा का क्रम बताया गया है। तो इसमें कई बार अभ्यर्थी जो हैं या छात्र जो हैं कई बार गलतियां करते हैं कि धारा 138 और 137 में तो परीक्षाओं का क्रम किस में दिया गया है और परिभाषाएं किस में दी गई हैं। तो सबसे पहले आप याद ये रखें कि 137 में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन की डेफिनेशन दी गई हैं और 138 में इसके क्रम को बताया गया है। तो धारा 138 जो है वो क्रम को बताती है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। तो इसका जो क्रम है मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, इस क्रम को आप याद रखें क्योंकि इससे प्री में क्वेश्चंस बनता है और पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें। पहले सबसे पहले मुख्य परीक्षा, उसके बाद दूसरी पार्टी के द्वारा प्रति परीक्षा और फिर जिस पार्टी ने उसको बुलाया था उसके द्वारा उसकी पुनः परीक्षा की जाएगी। तो इससे जो इम्पोर्टेंट केस ला है विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 का मामला है। इसमें ये कहा गया था कि जिस दिन या जिस तारीख को मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ पूर्ण हो जाती है उसी दिन प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाना चाहिए, परंतु ये सामान्यतः संभव नहीं हो पाता है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की एग्जामिनेशन इन चीफ शाम को समाप्त होती है, जिस समय न्यायालय का समय समाप्त हो जाता है, तो उसकी जो प्रति परीक्षा है क्रॉस एग्जामिनेशन उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो उसको नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, तो उस तारीख को पूर्ण होता है। तो ऐसा संभव होना मुश्किल हो जाता है, परंतु ये प्रावधान किया गया था कि जिस दिन मुख्य परीक्षा होती है उसी दिन प्रति परीक्षा हो जानी चाहिए। नेक्स्ट धारा है 139 किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कोई भी सम्मिलित व्यक्ति दस्तावेज पेश करता है तो ये साक्षी नहीं हो जाता है। जो कोई व्यक्ति जिससे दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया यदि वो दस्तावेज पेश कर देता है तो उसको साक्षी नहीं माना जाएगा। जब तक कि उसे साक्षी के तौर पर बुलाया ना गया हो तब तक उसकी प्रति परीक्षा भी नहीं की जा सकती है। जब उसको साक्षी के तौर पर बुलाया जाएगा तभी उसकी प्रति परीक्षा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज पेश करता है तो उसको साक्षी नहीं समझा जाएगा और उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जाएगी। धारा 139 ये प्रावधान करती है। नेक्स्ट धारा 140 सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। धारा 141 सूचक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में प्रावधान करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस ये भी हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न जो कि उत्तर को सुझाता हो
या जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता हो या उसकी आशा करता हो, तो ऐसे प्रश्नों को लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न कहा जाता है। धारा 142 है कि सूचक प्रश्न को कब नहीं पूछना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में सूचक प्रश्नों को नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछा जाता है तो ऐसे मामलों में न्यायालय की अनुज्ञा लेनी होगी। और धारा 144 ये कहती है कि सूचक प्रश्नों को कब पूछा जा सकेगा। तो सूचक प्रश्नों को प्रतिपरीक्षा में पूछा जा सकेगा। तो सूचक प्रश्नों को प्रतिपरीक्षा में ही पूछा जाता है। तो प्रतिपरीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा लेना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूचक प्रश्नों को प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्नों को न्यायालय की अनुज्ञा के बिना भी पूछा जा सकता है। धारा 144 है लेखबद्ध विषयों के बारे में अवधारणा किसी भी साक्षी के कथन का जो कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में है, यदि अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे तो मौखिक साक्ष्य दे सकेगा यदि ऐसे कथन स्वयं में सुसंगत हैं। तो धारा 144 लेखबद्ध विषयों के बारे में अवधारणा करती है। तो धारा 145 है पूर्व में कथन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो किसी भी साक्षी के पूर्व में कथनों के बारे में जो कि लिखित रूप में या लेखबद्ध हैं और प्रसंगत बातों से सुसंगत हैं, तो ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख साबित हुए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। धारा 146 प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसमें संशोधन भी हुआ था 2002 में, उसके भी प्रावधान दिए गए हैं। किन प्रयोजनों के लिए प्रश्न किए जा सकते हैं उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। और धारा 146 147 के उपबंधों के पूरक के रूप में धारा 146 कार्य करती है। इसमें जो संशोधन के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 376A से 376E तक को जोड़ा गया था, जो कि 2013 में जोड़ा गया था। जो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 था, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावित था। बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट था, जिसमें धारा 376A, 376AB, 376C, 376D, 376E को जोड़ा गया था। और तो उसके बाद संशोधन हुआ है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018। इसमें धारा 146 में 376AB, 376DA, 376DB को जोड़ा गया है। इस तथ्य को आप याद रखें कि कभी पूछा जा सकता है कि धारा 146 में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में धारा 376A, 376B, 376C, 376D को कब जोड़ा गया, या फिर ये पूछा जा सकता है कि धारा 146 में आईपीसी की धारा 376AB, 376DA, 376DB को कब जोड़ा गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश करना आक्रमणात्मक प्रतिपरीक्षा के विरुद्ध सुरक्षा सील से संबंधित प्रश्नों के बारे में न्यायालय का विवेक क्या है। नेक्स्ट धारा 148 न्यायालय निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त आधार क्या हैं, उनको देखते हुए न्यायालय निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। नेक्स्ट धारा है 149 उपयुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछा जाएगा। धारा 150 है उपयुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी। धारा 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो धारा 151 है ऐसे प्रश्न जैसे कि जो इंडिसेंट हैं या स्कैंडलियस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में प्रावधान करती है। और धारा 152 है अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न, इंसल्ट और एनए, अपमानित मतलब इंसल्ट और जो है क्षुब्ध करने वाले जो एनए होते हैं उनके संबंध में जो आयसित प्रश्न है उसके संबंध में। तो इन सेक्शंस को आप धारा 151 धारा 152 को अच्छे से देख लें। अशिष्ट और कलंकात्मक, अपमानित और क्षुब्ध करने वाले प्रश्न, क्योंकि प्री एग्जाम में दे दिया जाता है कि अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न धारा 151 में है कि 152 में है, और अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न 151 में 152 में, इनको मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लें, सिर्फ हेडिंग ही याद कर लें, इतना ही पर्याप्त है। धारा 153 है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्षी का अपवर्जन। तो अधिक्षेप करने का ढंग क्या है, साक्षी का विश्वास योग्य न होना, भ्रष्ट उपधारणा, भूतपूर्व असंगत कथन क्या है, बलात्संग की अभियुक्ति का क्या व्यभिचारणी होना है, संपुष्टि के लिए प्रश्न क्या है। नेक्स्ट धारा है 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 154 हॉस्टाइल विटनेस से संबंधित है, पक्षधोरी साक्षी जिसको कहते हैं। तो हॉस्टाइल विटनेस का अर्थ क्या है, ऐसा साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है या जो साक्षी पक्षकार के प्रतिकूल या विरोध में साक्ष्य देता है।
जो उसे बुलाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपक्षा में किए गए प्रश्नों को अपने विवेकानुसार पसंद करने की अनुज्ञा दे सकेगा। धारा 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप के संबंध में प्रावधान करती है। तो अधिक्षेप करने के ढंग क्या होंगे? साक्षी का विश्वास योग्य न होना, बलात्संग की अभियुक्त तिथि का व्यभिचारणी होना, संपुष्टि के लिए प्रश्न आदि के संबंध में प्रावधान। धारा 156 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। पूर्व कथनों की संपुष्टि क्या है? धारा 157 उस तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्व कथन को साबित किए जाने या जा सकने के संबंध में प्रावधान करती है। तो पूर्व जो कथन साबित किए जा सकेंगे। भूतपूर्व कथनों की संपुष्टि, ऐसे व्यक्ति के कथन की संपुष्टि जो अब नहीं मिलता है या नहीं मिल सकता है। धारा 158 साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत हैं तो कौन सी बातें साबित की जाएंगी उसके संबंध में प्रावधान करती है। धारा 159 वेरी इंपॉर्टेंट स्मृति ताज़ा करना, रिफ्रेशिंग मेमोरी के संबंध में प्रावधान करती है। स्मृति ताज़ा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग भी किया जा सकता है। धारा 159 जो है वो सिर्फ साक्षर व्यक्तियों पर ही लागू होती है। तो ये कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि धारा 159 जो है क्या बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों पर लागू होती है? तो कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकती है, परंतु धारा 159 जो है सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही लागू होती है जो साक्षर होंगे। नेक्स्ट धारा है 160 जो कि धारा 159 में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए ही प्रतिसाक्ष्य के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 161 जो है प्रतिपक्षी के द्वारा दस्तावेज पेश करने के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो कि दस्तावेज जो पेश करता है उससे अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है। तो धारा 159 में जो है वो वादी के द्वारा रिफ्रेशिंग मेमोरी की जा सकती है और धारा 161 में प्रतिपक्षी के द्वारा रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में प्रावधान दिया गया है कि उसको भी अधिकार है, वो भी अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है। नेक्स्ट धारा है 162 धारा 162 दस्तावेजों का पेश किया जाना, दस्तावेजों का अनुवाद धारा 162 में दिया गया है। धारा 163 है मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेजों का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। तो कुछ ऐसे दस्तावेज जो मंगाए गए हैं या सूचना पर पेश की गई हैं तो उनको जो साक्ष्य के रूप में दिया जाना उसके संबंध में प्रावधान करती है। धारा 164 जो है सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया है या उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना है तो जो कि न्यायालय प्रश्न करने की शक्ति के संबंधित है तो उसको न्यायालय में लाया जा सकेगा। धारा 165 जो है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति के संबंध में है। तो जो कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय की शक्ति कहाँ पे दी गई है, किस धारा में दी गई है, जो कि इनहेरेंट पावर्स हैं को कि वो साक्षी से किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। तो ये शक्ति जो है धारा 165 में दी गई है। न्यायालय द्वारा प्रश्न करने की शक्ति धारा 165 जो कि न्यायालय की शक्तियों के संबंध में है। धारा 166 है जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करती है। तो धारा 166 का जो प्रावधान है वो समाप्त हो चुका है। वर्तमान में धारा बनी हुई है कि जब से भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है तब से जूरी और असेसर्स के जो प्रावधान है उनको समाप्त कर दिया गया है। ये प्रीवी काउंसिल्स के समय में जूरी हुआ करती थी जो कि मामले को तय करती थी, उसके बाद निर्णय सुनाया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होता है। अब जो है वो जूरी के स्थान पर न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, उसके आधार पर मामले को निर्णित किया जाता है। तो इसके बाद जो है धारा 166 के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चैप्टर 11 है कि साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें सिर्फ एक ही धारा दी गई है 167 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 167 ही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 जो है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के लिए नवीन विचारणा नहीं होगा, ये प्रावधान करती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 4 जो कि सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं में प्री और मेंस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होंगे। तो यदि आप लोगों के लिए नोट्स हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ इम्पोर्टेंट्स मैगजीम सूक्तियों को एवं डॉक्ट्रिन सिद्धांतों को तथा कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हेल्पफुल नोट्स पाने के लिए जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ से।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।